नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सीएम आवास पर टीम 11 के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि औद्योगिक इकाइयों और सेवा प्रदाता संगठनों को मैन पावर आपूर्ति के संबंध में ऐप विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन उद्योग जगत की रीढ़ है। यही रीढ़ अब बड़ी संख्या में श्रमिक के रूप में प्रदेश में उपलब्ध है। प्रदेश में आए कामगारों और श्रमिकों की मेहनत से अब उत्तर प्रदेश का नव निर्माण होगा। मुख्यमंत्री अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने औद्योगिक विकास और एमएसएमई विभाग को कामगारों श्रमिकों को रोजगार देने के संबंध में सभी संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आवास को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गोंडा जिले में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गोंडा जिले के छपिया इलाके से दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। एसपी राजकरण नैयर ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। एसपी के मुताबिक दोनों की पहचान राजा बाबू और मुकेश के रूप में हुई। दरअसल यूपी पुलिस की इमरजेंसी सर्विस यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज भेजकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 50 अलग अलग जगहों पर धमाके करने की धमकी दी गई, जिसमें यूपी 112 की बिल्डिंग शामिल है। मैसेज में आगे लिखा कि हम पूरी यूपी में धमाके करेंगे और सरकार देखती रह जाएगी। इस धमकी भरे मैसेज के बाद मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट कर यूपी की योगी सरकार से शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े पर सवाल पूछा है। प्रियंका ने ट्वीट में लिखा, शिक्षा विभाग में इतने बड़े बड़े फर्जीवाड़े हो रहे हैं तो क्या विभाग के मंत्री की जानकारी में यह नहीं था? क्या मुख्यमंत्री कार्यालय को इसकी भनक नहीं लगी? प्रियंका गांधी ने आगे लिखा, हैरानी की बात है जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले बड़ी मछलियों के भ्रष्टाचार को खूब टॉलरेट कर रहे हैं। ये सब भर्तियां किसके कार्यालय में हुई और अभी तक चलती कैसे रहीं? इसके पहले प्रियंका गांधी ने ट्वीट में यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि कस्तूरबा विद्यालय की नियुक्ति में घोटाला सामने आने के बाद तो शिक्षा विभाग में अन्य घोटालों की परतें खुलने लगेंगी। नेपाली संसद में विवादित नक्शे के पास होने समेत कई अन्य मुद्दों पर बोलते हुए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, काला पानी और ये उसके बगल का इलाका भारत के लिए अत्यंत सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेपाल, चीन और भारत के त्रिकोण पे ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये भारत का अविभाज्य अंग है, भारत का के कब्जे में है, भारत के नक्शे में है, भारत के पूरी तरह एक कण-कण इसका भारत का हिस्सा है। नेपाल ने ऐसे मौके पे किया है जब चीन लद्दाख में हमारे भूभाग पे कब्जा जमाए बैठा है और वहाँ सेनाओं का जमावड़ा है। तो अगर इस नेपाल को हम लिंक करके देखें चीन के साथ, तो ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिससे भारत को कूटनैतिक स्तर पे, आवश्यकता पड़े तो सामरिक स्तर पे इसकी समस्या का समाधान करना चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पूरे देश की चिंता से अवगत कराना चाहिए। भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने, भारत की पार्लियामेंट ने आरक्षण के सभी जो नियम हैं उसको स्पष्ट कर रखा है। उसके अनुसार जहां ये लागू होते हैं वहां लागू होगा, जहां नहीं लागू होते वो वहां नहीं लागू होगा। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भारत के संविधान के अनुसार हर स्थान पे आरक्षण का जो नियम है लागू होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूरी सारी जो नॉर्म्स हैं जो शासन द्वारा सुझाया गया है, गांधी जी की प्रतिमा पर अगर हम अहिंसात्मक ढंग से अपनी बात कहें और किसी भी तरह से हम कानून को न तोड़ें और उसे न करने दिया जाए, तो ये लोकतंत्र में के विरुद्ध आचरण है। हमारे पूरे प्रदेश में चूँकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को एक ऐसी बात पर गिरफ्तार करके रखा गया है
और गिरफ्तारी के बाद उन जमानत न होने पाए, इसलिए डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल होता है। लखनऊ का मुकदमा, कल लखनऊ में जब वो मुकदमा लगा था हाई कोर्ट में, तो कहा जा रहा है कि हमें इंस्ट्रक्शन चाहिए। हजरतगंज से अदालत की दूरी मात्र 1-2 किलोमीटर है और वहाँ उनको इंस्ट्रक्शन नहीं मिले, तो फिर जो दूर दराज के हैं, लखीमपुर खीरी या इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए मेरठ, वहाँ तो इंस्ट्रक्शन कभी नहीं मिलेंगे। वहाँ तो मिल जाते हैं पर यहाँ नहीं मिले। इसके मतलब अभियोजन पक्ष जानबूझकर देर करने के लिए उसने ये बहाना बनाया। चिंताजनक बात दूसरी है, आज हम 3 लाख का आंकड़ा पार कर गए, 3,09,000 हो गए। ये तब है जब हमारे यहाँ टेस्टिंग 1% के आसपास है। जिन देशों में टेस्टिंग ज़्यादा हो रही उनसे भी हम आगे निकल गए हैं और चौथे नंबर पर हैं। उससे ज़्यादा चिंताजनक बात है जो क्रिटिकल रूप से हमारे यहाँ मरीज हैं वो दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं, अमेरिका के बाद हमारे यहाँ हैं, और जो सीरियस हैं उनमें भी हम तीसरे चौथे नंबर पे हैं। सबसे दुखद बात यह है कि कहा जाता है कि 10 साल से लेकर 60 साल के बीच में इसका कम प्रभाव पड़ता है, ये कम मारक क्षमता के, डेथ कम होती है डेथ, लेकिन अब तो हम इटली से भी आगे निकल गए। नौजवान हमारे जो वहाँ का डेथ रेट जो इटली का है उससे भी ज़्यादा यहाँ हो गया, तो ये बहुत चिंता का विषय है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने अलग अलग मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार बताए कि चीन की सेना हमारे अंदर कितनी घुसी है तिब्बत में, और लगे हाथ सरकार ये भी बताए कि नेपाल के लोग, नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है और नेपाल की सरकार है, देश को, हमारे हिंदुस्तान को आंखें दिखा रही है और फायरिंग भी कर दी, हमारे एक की मौत भी होगी बॉर्डर पे। इतनी हिम्मत नेपाल में कहाँ से आई? तो इसके मतलब हमारे देश की विदेश नीति खराब है। विदेश नीति मतलब अपने ही लोगों को, जो हमारे दोस्त होते थे नेपाल जैसे लोग, वो ही हमारे अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की विदेश नीति की ये फेलियर है। तो हमारे देश के सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब लाल आंखें दिखानी चाहिए नेपाल को, और सिर्फ लाल आंखें नहीं, नेपाल को 2 टूक शब्द बोल देना चाहिए कि हमारी सीमा को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने नक्शे में दिखाने के लिए, और ये क्लियर कर देना चाहिए नेपाल को। नेपाल जैसे लोग अगर हिंदुस्तान को आंखें दिखाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? इसके मतलब हमारा हिंदुस्तान में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। जहाँ राजनीति करना चाहिए, जहाँ धमकाना चाहिए, जहाँ उनको लाल आंखें दिखानी चाहिए नेपाल को, वहाँ क्यों नहीं दिखा रही है? ये हमारे हिंदुस्तान की बात है। इस मामले में हम सब लोग हिंदुस्तान के साथ खड़े हो। हिंदुस्तान को नेपाल को लाल आंखें करके दिखा देना चाहिए, उनको हैसियत औकात बता देना चाहिए कि आप हमारे हिस्से को अपने में कैसे दिखा सकते हो। अब देखिए इसमें प्रधानमंत्री जी क्या एक्शन लेते हैं। अब देखिए, हम तो इतना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, ये विकास और डेवलपमेंट की बात करे, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ध्यान इधर उधर ना भटकाए। आपको जो काम मिला है गड्ढे भरने का काम, जो आप गड्ढे अभी तक भर नहीं पाए, इसलिए जल्दी से आप सड़कें बनवाइए, सड़कों के गड्ढे भरिए, काम कीजिए जिससे जनता को सहूलियत हो, वो काम कीजिए। इधर उधर की बातों से कोई मतलब नहीं है। मैं देश की सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप वर्चुअल रैली में बिजी हो, आप सत्ता के लिए जनता की चिंता नहीं कर रहे हो। घूम घूम के कभी कलकत्ता, कभी असम, तो कभी उत्तर प्रदेश, तो पता ही कहाँ के आप प्लानिंग बना रहे हो कि हम वर्चुअल रैली कर रहे हैं या वर्चुअल रैली करोगे। लेकिन आप देश की जनता जो कोरोना वायरस से जूझ रही है, कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, इसके बारे में क्या कदम उठा रहे हो वो बताइए। देश को अभी चिंता करना चाहिए कि सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को चिंता करना चाहिए कि कोरोना संक्रमण से हम कैसे देश को बचाएं। तो वो चिंता कर रही है कैसे हम सत्ता पाएं। कमाल है भैया, इस समय भी राजनीति कर रही भारतीय जनता पार्टी, ये देश के लिए शर्म की बात है। वहीं महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर बताते हुए अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी नेत्री अनिला सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। सीधी सी बात है, अगर ब्यूरोक्रेसी से कांग्रेस को परेशानी हो रही है तो इसका मतलब उनको परेशानी हो रही है शिवसेना से, शिवसेना के प्रमुख से। तो ये जो दरार है ये साफ दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की सरकार जो है अनस्टेबल हो चुकी है और जिसका खामियाजा महाराष्ट्र में रहने वाले लोग इस कोरोना टाइम में भुगत रहे हैं। ना तो कोरोना से लड़ने की व्यवस्था ठीक है और जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, ना इलाज मिल रहा है, ना ही टेस्टिंग हो पा रही है,
तो ये दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे जी जिनका साथ लेकर सरकार चला रहे हैं वो उनका साथ लेने में हो सकता है कि अब 2 बार सोच रहे हों। राहुल गांधी जी को मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था का भी नहीं समझ में आता है। अभी इन्होंने कहा है कि जो मध्यम वर्ग है वो और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे, उनके हाथ में पैसा पकड़ाइए। किस प्रकार के पैसे के बारे में ये बात कर रहे हैं? क्या हेलीकॉप्टर मनी के बारे में बात कर रहे हैं? इनको स्पष्ट करना चाहिए कि किस प्रकार से, कहाँ से इनको लगता है कि पैसे जो हैं उनको पकड़ाने चाहिए। यानी कि इनको प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई है जिसके माध्यम से चाहे वो गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, उनके अकाउंट में सीधे जो पैसा जा रहा है इनको दिखाई नहीं दे रहा है। और जहाँ तक मिडिल क्लास के विषय में ये बात कर रहे हैं तो मैं इनको कहूँगी कि पहले जाकर एक मिडिल क्लास इनकम ट्रैप के विषय में पढ़ें तो इनको समझ में आएगा कि अगर हम आज जो तैयारी कर रहे हैं चाइना से मुकाबला करने के लिए कि हमारे देश में उद्योग आ जाएं, तो वहाँ पर मिडिल क्लास इनकम वाला जो ग्रुप है वहाँ पे सैचुरेट हो चुका है, हमारे यहाँ क्रिएट होगा, जिसकी बिल्कुल एक सही कंडीशंस हमारे देश में मौजूद हैं और हम उनको बेहतर बना रहे हैं। तो मैं राहुल गांधी जी को केवल एक सलाह दूंगी कि आप विरोधी दल के नेता हैं, अच्छी बात है, आप अपने सुझाव लेकर आए, परंतु होमवर्क करके सुझाव दीजिए। बहुत दुख होता है जब मैं पश्चिमी बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनका व्यवहार देखती हूँ। एक महिला भी हैं वो, मुझे लगता है कि शायद उनके अंदर भावनाएं भरी होंगी, परंतु मैं देखती हूँ शायद भावनाएं उन्होंने कहीं ना कहीं दफना दी हैं। जो वीडियो सामने आया है टीएमसी कह रही है कि फेक वीडियो है। कैसे फेक वीडियो हो सकता है? आप राज्यपाल के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि वो झूठे हैं। आप ऐसे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रही है जो आपके राज्य के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। आप ये नहीं कह सकती हैं कि जो भी हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और जो इसके लिए जिम्मेवार हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। परंतु आप अपने सिस्टम फेलियर को, आप राज्यपाल साहब को झूठा बना रही हैं। ऐसा तो नहीं चल पाएगा ममता बनर्जी का। देखिए, हमें ये समझना चाहिए जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है ये कोई हम जो कंट्री गवर्न नहीं होता, ये इंटरनेशनल प्राइस गवर्नड होता है। अभी हमने पीछे देखा है इंटरनेशनली जो ऑयल कंपनीज थी, जो क्रूड ऑयल था वो काफ़ी लॉसेस में भी जा रहा था। अब धीरे धीरे पूरे विश्व में जो है इकॉनमी फिर से अपने पैरों पे खड़े होने का प्रयास कर रही है और हमारे देश में भी यही हो रहा है। तो जो भी बढ़ता है या घटता है वो जो इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस हैं उसके हिसाब से बढ़ता और घटता है। यहाँ पर किसी भी सरकार को कटघरे में खड़ाना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। देश में कोरोना के मामले 3 लाख के पार पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में हाल भयावह है और इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने हालातों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी 3,20,000 केसेस हो गए हैं और ये चिंता का विषय है। और इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट्स का ज़्यादा बड़ा रोल है। प्रधानमंत्री ने जब पहले कहा था कि इनिशियली गाइडलाइंस आई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, गृह मंत्रालय की, उसके बाद जो लॉकडाउन को लिफ्ट करना है और माइग्रेशन लेबर की बात है, जो इकोनॉमी को रिवाइव करना है, उसमें प्रदेश सरकारों का ज़्यादा बड़ा रोल है। तो कुछ प्रदेश सरकारें तो अच्छा काम कर रही हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड वगैरह हैं, लेकिन कुछ प्रदेश सरकारें बिल्कुल पूरी तरह से विफल है, चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो या वेस्ट बंगाल हो। तो प्रधानमंत्री का ये इनिशिएटिव अभी इस समय बहुत आवश्यक है कि लोगों, चीफ मिनिस्टर से बात करके आगे के रोड मैप में जो जो उनकी कमियां नज़र आ रही है वो उनके सामने लाएं और ला रहे हैं, और उसके बाद अगर उन्हें कोई आवश्यक है केंद्र सरकार की। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रविवार को अच्छी खासी बढ़ोतरी की और इसके साथ ही पेट्रोल डीजल प्राइस में लगातार 8वें दिन वृद्धि का सिलसिला जारी रहा और इस पर लखनऊ वासियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब डीजल पेट्रोल के दाम तो बढ़ रहे हैं और महंगाई होती जा रही है और उसमें कोरोना वायरस की वजह से जो है सब मामला गड़बड़ा रहा है कि रोज़गार भी नहीं मिल रहा है, काम भी नहीं कर पा रहा है आदमी, आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। उसमें भी डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है तो आदमी कैसे अपना जो है वो करेगा। सरकार कुछ सोच नहीं रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इसमें जो है समस्या बहुत कठिन लग रही है कि आदमी क्या करे मजबूरी में। पेट्रोल तो डराता ही है, जैसे 100 का डलाता है वो 50 का डला रहा है, उस हिसाब से अपना काम कर रहा है। ये सब समस्याएं हैं
और सरकार इस पर कुछ सोचे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। महंगाई बढ़ा ही रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लॉकडाउन में वैसे ही आदमी की कमर टूटी हुई है और रेट बढ़ रहे हैं। पब्लिक ही पीस रही है इसमें तो। पहले कितना डलाते थे, अब कितना डलाते हैं? वजह भैया पहले 100 का डलाते थे, अब 50 का डला रहे हैं। क्या करें, आदमी के पास पैसे कहाँ रह गए हैं। 2-3 महीने से तो आदमी घर पे ही बैठा हुआ है। पब्लिक तो परेशान है, कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, वो किस तरह बढ़ा रही किस तरह घटा रही है उसका मैटर है। लेकिन पब्लिक परेशान है, होना ही चाहिए। अगर कुछ हो तो पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ राहत होनी चाहिए, है ना, अगर हो सके तो। बाकी तो गवर्नमेंट का सिस्टम है अपना, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, पब्लिक उसको नहीं समझ रही है ना। लेकिन फिर भी राहत देने के लिए अगर हो सके तो करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, ये पेट्रोल पंप भले आपने तो ये करा ठीक है, लेकिन 90% पेट्रोल पंप पे जो है तेल कम मिल रहा है। कभी हमने 1-2 बार भराया, भराने के बावजूद मीटर तो चलेगा लेकिन तेल नहीं होगा। 2-3 किलोमीटर आप जाएंगे, पता चलेगा आपको तेल ही नहीं है। ये अक्सर हो रहा है पेट्रोल पंप पे। मैं तो नाखुश हूँ भैया, मैं क्या करूँ। अब मैं तो गरीब आदमी, मजदूर, कमाना खाना है डेली। एक तो लॉकडाउन बहुत परेशान करे, अब क्या कर सकते हैं। तो डीजल पेट्रोल के दाम ऐसे में बढ़ रहे हैं तो और दिक्कत बढ़ रही है। और क्या दिक्कत तो बढ़ ही रही है। काम है नहीं, गाड़ी चलाना है, काम करना है, ढूंढना है। मिला नहीं मिला नहीं मिला। मजदूर टाइप के आदमी हैं भैया हम, अब क्या कर सकते हैं बताओ। पहले कितना डलाते थे, अब कितना पेट्रोल भरवा लेते? पहले तो 100 का डेली डलाते थे, अब 50 का डला रहे। कारोबार कम है ना। शनिवार को नेपाली संसद में विवादित नक्शा पास हो गया है। अब इस मामले पर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इसी कड़ी में रक्षा विशेषज्ञ एसपी अस्थाना ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। हाल ही में जो आर्मी चीफ का बयान आया है नेपाल के बारे में कि उनके साथ हमारे पीपल टू पीपल कांटेक्ट रहा है, रिलीजियस कल्चरल टाइज रही हैं और ओपन बॉर्डर है, बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और संबंध हैं हमारे उनके बहुत अच्छे। ये बात सही है, लेकिन ये जो मैप वो उन्होंने अभी पब्लिश किया जिसमें भारत का कुछ एरिया, लिपुलेख वाला एरिया जो अपने मैप में वो लोग शामिल कर रहे हैं और 1-2 और एरिया जो मैप में शामिल कर रहे हैं, ये बहुत तर्कसंगत भी नहीं है। इसके ऊपर बातचीत भी हो रही थी और एमिनेंट पर्सन ग्रुप की बातचीत चल रही थी और मेरे विचार से शायद चीन के प्रेशर में या प्राइम मिनिस्टर ओली की वो अपनी कुर्सी खतरे में लगा नज़र आ रही थी, उस चक्कर में उन्होंने इस मुद्दे को ऐसे वक्त में उठाया जब बाकी चीज़ें अगर हम देखें, लद्दाख में जो हो रहा है और साउथ चाइना सी वगैरह में जो हो रहा है, तो उससे साफ नज़र आता है कि शायद चीन ने इनको धक्का दिया है कुछ इस किस्म का एक्शन करने के लिए। ये बहुत तर्कसंगत नहीं है। और जहाँ तक भारत का सवाल है, हमें अपने क्लेम के ऊपर अडिग रहना है। लिपुलेख स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। मैप चाहे वो पब्लिश भी कर लें, आज वो अगर उनके लोअर हाउस पास भी कर देता है, उससे भी मेरे विचार से भारत के स्टांस में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारी है और हिस्टोरिकली सगौली ट्रीटी के मुताबिक जो 1816 में साइन हुई थी और ब्रिटिश ने जिस हिसाब से बाउंड्री मार्क की थी जब नेपाल हारा था लड़ाई में, तो वो ट्रीटी तो लागू है और मेरे विचार से वही स्टैंड है जो भारत का स्टैंड रहना चाहिए। जहाँ तक नेपाल का सवाल है, हर एक छोटा कंट्री ये चाहता है कि भाई दोनों तरफ से, एक तरफ चीन है एक तरफ भारत है, तो अपने आप को वो इस किस्म से पोजीशन करता है कि दोनों से फ़ायदा ले सके और दोनों से दुश्मनी भी ना ले। तो वही नेपाल भी कर रहा है। यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में योगी सरकार ने मिर्जापुर स्वास्थ्य विभाग में बड़ी कार्रवाई की। शासन के निर्देश पर मिर्जापुर स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ कर्मचारी के पद पर तैनात 64 कर्मचारियों की सेवा को समाप्त कर दिया गया। लखनऊ से निर्देश मिलने के बाद हुई कार्रवाई से कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में यह फर्जी नियुक्ति 1996 से 1998 के बीच में हुई थी। देखिए, 64 लोगों को कल शासन और महानिदेशक के आदेश पे सेवा समाप्त कर दी गई है, जिसमें 4th क्लास की जो नियुक्ति 96 से 98 के बीच में मिर्ज़ापुर जनपद में हुई थी, तो उसमें CBCID जांच कर रही थी और जांच के पश्चात सही पाया गया कि ये नियुक्तियां
सही नहीं थी, फर्जी थी और प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। और रिपोर्ट सीधे शासन को गई है, वो हम लोग के पास रिपोर्ट नहीं है। हम लोग के पास केवल शासन और महानिदेशक के यहाँ से पत्र आया है कि इन लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएँ। अच्छा, किस तरह की सर ये फर्जीवाड़ा किया गया था इसमें? अब इसके बारे में हम डिटेल आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये जांच हुई है और ये प्रकरण बहुत पुराना है। CBCID से ही इसकी जानकारी मिल सकती है क्योंकि जांच उन्हीं के द्वारा की गई। सरकार ग्रामीण इलाकों में चिकित्सीय सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है, लेकिन बहराइच में स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के चलते ग्रामीण चिकित्सा सेवाएं दम तोड़ रही हैं। यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो मौजूद है, लेकिन यहां न डॉक्टर, नर्स और ना ही कोई अन्य कर्मचारी मौजूद है। बहराइच का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जानवरों का तबेला बना है। यहां गंदगी और गोबर का ढेर लगा है, जिसे साफ करने वाला कोई नहीं। सरकार ने भले ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण इस इलाके के लाखों लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए किया हो, लेकिन इस स्वास्थ्य केंद्र में ताला ही लगा रहता है। यहाँ वार्ड में न दवाएं हैं, न ही उपचार के लिए आवश्यक उपकरण मौजूद है। यहाँ न डॉक्टर आते हैं, न नर्स आती है और न ही कोई अन्य कर्मचारी मौजूद रहता है। देख ही रहे हैं कि जहाँ आदमी को रहना चाहिए, इलाज होना चाहिए, वहाँ पर गोबर पड़ा हुआ है। इससे ज़्यादा बेहतर अस्पताल की व्यवस्था क्या होगी? कहीं आपने अधिकारियों से कभी कहा? जी, मैंने CMO साहब से भी कहा है और इससे पहले विधायक बंशीधर बाबू जी थे, उनसे भी मैंने गुहार लगाई है। सरोज सोनीकर जी से मैंने लगाई, अक्षयवर जी सांसद जी हुए और इससे पहले वो विधायक जी भी थे, उनसे भी गुहार लगाई, लेकिन यहाँ की व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं हुई। तो ये कैसे यहाँ के लोगों का इलाज होता है? कितनी आबादी है इस राम भरोसे इलाज होता है साहब, राम भरोसे इलाज जिसको कहते हैं, झोला छाप डॉक्टरों से इलाज होता है। जब ज़्यादा बीमार होता है तब उसे लाद करके हम लोग अपनी निजी वाहन से मीनपुरवा ले जाते हैं। वहाँ पर कितनी आबादी? 1 लाख की आबादी है। जो न्याय पंचायत ग्राम सभा सिबरी कटही ये न्याय पंचायत है, जिसमें 11 ग्राम सभाएँ हैं सर। इटावा में बीजेपी से भरथरा विधानसभा की विधायिका सावित्री कठेरिया द्वारा कोरोना वॉरियर डॉक्टर यतेंद्र राजपूत से अभद्रता और गाली गलौज की गई थी, जिसके बाद जिले भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों में विधायक के इस अभद्र बर्ताव से भारी आक्रोश व्याप्त है। सभी नाराज कोरोना वॉरियर डॉक्टर्स ने इटावा के जिलाधिकारी JB सिंह को ज्ञापन देकर दबंग विधायिका के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की थी। जिलाधिकारी इटावा द्वारा कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया न मिलने के बाद आज जिले भर के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से दबंग बीजेपी विधायिका का विरोध करना शुरू कर दिया। क्योंकि कोरोना महामारी में आपातकाल चल रहा है, इसीलिए डॉक्टरों का कहना है कि हम खुलकर कार्य बहिष्कार नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना अपमान नहीं सहेंगे। काली पट्टी इसलिए बांधते हैं कि हम लोग शांतिपूर्वक विरोध करते हैं, लेकिन काम करते रहते हैं। मेरे साथ विधायक भरथरा महोदया द्वारा जो अभद्र व्यवहार किया गया, इसके सापेक्ष मैं तो ये चाहता हूँ, जो भी सरकार है, सरकार के क्या मानक हैं वो सरकार तय करे। और मैं चाहता हूँ और मेरा पूरा स्टाफ और हमारे सभी ज़िले के डॉक्टर यही चाहते हैं कि सम्मान, जो हमारी सम्मान की क्षति हुई है, वो हमें वापस दिलाई जाए। आपका विरोध जारी रहेगा? हाँ सर, ये बॉस के साथ जो है थोड़ा सा विधायिका जी के द्वारा अभद्र शब्दों में बात हुई है, उस सिलसिले में हम लोग आए हुए थे सर को ये अवगत कराने के लिए कि कोविड का अभी इस समय प्रकोप चल रहा है और इस समय जो है हम लोग के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन प्रेशर न डाला जाए। भरथरा क्षेत्र की जो विधायिका जी हैं, माननीय सावित्री कठेरिया जी हैं, उनके द्वारा जो है 3 बजे फ़ोन आया कि आप मेरे पेशेंट को क्यों नहीं रेफ़र किया गया, जो कि 1 बजे पहले ही वो रेफ़र हो चुका था, पेशेंट जा चुका था। उसके बाद फ़ोन आया और अभद्रता से बात की गई, जिसमें कि मान लीजिए कल मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। सभी जितने अधीक्षक हैं सभी लोग आए हुए थे
सर को अवगत कराने के लिए कि सर ऐसे कोविड मामले में ऐसी जो है बातें ना हो। डीएम सर ने ये कहा है कि मैं बात करूँगा विधायिका जी से कि फिर दोबारा ऐसा ना हो। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।